अभिवादन स्वीकार करें। हम भारत के लोग आज एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ेगी। भारतवर्ष ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये ज्ञान परंपरा की वो तपोस्थली है जहां शिक्षा कभी सत्ता का हथियार नहीं बल्कि समाज की आत्मा रही है। एक ऐसी धरती जहां विद्यालय सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि जीवन में रचते बसते रहे हैं। यहाँ शिक्षा सिर्फ ग्रंथों से नहीं, गुरु और शिष्यों के अटूट संबंधों से पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही है। असल में भारत में शिक्षा कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। जरा सोचिए, जब दुनिया ने एक शिक्षित समाज की कल्पना भी नहीं की थी, तब भारत के गुरुकुलों से संसार को जीवन के अलौकिक सार की शिक्षा मिल रही थी। ये कोई साधारण स्कूल नहीं थे। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। ये व्यवस्था कितनी विविध और गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर किसी के लिए हर जगह सीखने का अवसर था। गांव की पाठशालाओं में रोजमर्रा का व्यवहारिक ज्ञान मिलता था, तो नगरों के विद्या केंद्रों में तर्क और दर्शन की गहराइयों में उतरा जाता था। मठों और मंदिरों में उच्च अध्ययन के साथ साथ शिल्प और कला की परंपराओं से कौशल हासिल होता था। मतलब ज्ञान समाज के हर कोने में हर रूप में मौजूद था। शिक्षा जीवन से जुड़ी थी और जीवन शिक्षा से। और इस अद्भुत व्यवस्था का परिणाम उसने ऐसे नायक गढ़े जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। इसी मिट्टी के शिक्षा संस्थानों ने महान चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासक दिए, जिन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित साम्राज्य स्थापित किए। यहीं से आर्यभट्ट, नागार्जुन, पाणिनि, चरक, भास्कर और चाणक्य जैसे अनगिनत महानतम विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिक निकले। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया, चरक ने आयुर्वेद की नींव रखी और चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। ये वो हीरे थे जिन्हें भारत की ज्ञान परंपरा ने तराशा था। हमारे इस शैक्षिक उत्कर्ष की गवाही पूरी दुनिया ने दी। उन्होंने देखा कि कैसे ज्ञान को यहाँ पूजा जाता था और शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन समय का चक्र घूमा और इस गौरवशाली परंपरा पर ग्रहण लग गया। आज हम इसी पूरी कहानी की विवेचना करेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास और उत्कर्ष से लेकर उसके विध्वंस और फिर पुनर्जागरण की पूरी यात्रा को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ हमारे अतीत की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की भी है। ये समझने की कहानी है कि हम क्या थे, हमने क्या खोया और हम फिर से क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। यूनानी दूत मेगस्थनीज ने लिखा, भारत में एक दार्शनिक वर्ग है जो राज्य को बौद्धिक दिशा देता है। वहीं चीनी यात्री फाहियान ने देखा, शिक्षा समाज के नैतिक ढांचे से जुड़ी थी। और जब शानजांग भारत पहुंचे तो उन्होंने विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय देखा, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी, एक आवासीय परिसर, कठिन प्रवेश परीक्षा से चयन और वैश्विक संवाद की परंपरा थी। यह वही भारत है जहां गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती, घोषा, अपाला और लोपामुद्रा आदि जैसी विदुषियां ज्ञान संवाद का नेतृत्व करती थीं। किंतु समय के साथ स्त्रियों की शिक्षा सीमित हुई, यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है। साथ ही वास्तविकता यह भी है कि भारतीय शिक्षा भेदभाव मुक्त, पूर्णतः सामाजिक दृष्टिकोण को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में समर्थ रही। शिक्षा के केंद्र में सर्वसमाज और जातियों की उपस्थिति और गैर ब्राह्मण शिक्षकों का उल्लेख बाद के अंग्रेजी सर्वेक्षणों में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है यह एक सुव्यवस्थित और विकसित प्रणाली रही। समय बदला, विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के आक्रमण होने शुरू हुए। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सन 1000 से 1027 तक मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, जिसने कई पौराणिक देवस्थलों को ध्वस्त कर विनाशकारी नरसंहार किया। सन 1175 ईस्वी में गोरी आया, जिसके सेनापति गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस क्रम में पीछे नहीं रहा। उसने भी अनगिनत धर्मस्थलों का विध्वंस किया। इसी निरंतरता में सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे ज्ञान के महानतम केंद्रों को नष्ट किया, जिनका उल्लेख फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सरज ने किया है।
इनके अलावा अन्य कई आक्रमणों में तक्षशिला, वल्लभी जैसे कई और प्राचीन विश्वविद्यालय नष्ट होने से अछूते नहीं रहे। यह केवल भवनों का विनाश नहीं था, यह ज्ञान के महान और उत्कृष्ट संस्थानों पर विषैली सोच का प्रहार था। इसी क्रम में कश्मीर के शारदा पीठ में ज्ञान का दीप जलता रहा, किंतु सन 1400 ईस्वी के लगभग सिकंदर शाह बुत्सिकन ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। वहां के विद्वानों को पलायन या धर्मांतरण के लिए विवश किया। समय के साथ शासक बदलते रहे, संरचनाएं कमजोर होती रहीं, पर परंपरा जीवित रहीं। मुगल आक्रमण के बाद ये एकरूप नहीं था। कुछ ने संवाद पर थोड़ा ध्यान दिया, तो कुछ ने धार्मिक स्थलों और संस्थाओं पर पूर्व की तुलना में और अधिक प्रबल प्रहार किए। तत्कालीन मुगल दस्तावेजों में मंदिरों और धर्मस्थलों के विध्वंस के आदेश स्पष्ट दर्ज हैं। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा को अधिक बल मिला। ज्ञान का स्वरूप बदला, किंतु उसका प्रवाह नहीं रुका। जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि भारत अशिक्षित नहीं था। थॉमस मनरो ने मद्रास में गांवों के विद्यालय देखे। विलियम एडम ने बंगाल में व्यापक शिक्षा व्यवस्था पाई। गोटलिब विल्हेम लेटर ने स्वदेशी शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया। तत्कालीन अंग्रेजी सर्वे बताते हैं कि संपूर्ण भारत में स्थानीय शिक्षा प्रणाली विकसित थी, जिसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं था। शिक्षा सभी वर्ग स्त्री पुरुष के लिए एक समान थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में एक निर्णायक क्षण तब आया जब सन 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकॉली की शिक्षा नीति उपनिवेशवाद के आधार को पुख्ता करने के उद्देश्य से विकसित की गई। अब शिक्षा व्यवस्था परीक्षा आधारित और अंग्रेजी प्रधान हो गई। परंपरागत प्रणाली हाशिए पर चढ़ा दी गई, परंतु शिक्षा का वैश्वीकरण हुआ। इसी के साथ मंदिर आधारित वित्तीय पोषित गुरुकुल, मठ एवं परंपरागत पाठशालाओं पर रोक लग गई। शिक्षा केंद्रीकृत हुई और डिग्री प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया, किंतु समाप्त नहीं हुई। आधुनिक भारतीय शिक्षा न तो पूरी तरह पश्चिमी है, न पूरी तरह प्राचीन। यह संघर्ष की संतान है। यह परंपरा और आधुनिकता का नवीन संगम है, जिसका जीता जागता उदाहरण आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ और कांची कामकोटी पीठम है। ये शिक्षा के मंदिर आज भी अपनी परंपरानुसार शिक्षा दायित्व को व्यवस्थित किए हुए हैं। भारत की शिक्षा टूटी नहीं, झुकी नहीं, केवल समयानुसार स्वरूप बदल गया। आज आवश्यकता है अतीत के गौरव का मान रखते हुए वर्तमान के शिक्षा स्तर को अधिक उन्नत, नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक करने का। आवश्यकता है अपनी परंपरागत विरासत के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का, क्योंकि जब भारत अपनी शिक्षा परंपरा को समझेगा, तभी वह अपने भविष्य को गढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। विचारों की इस सकारात्मक क्रांति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और संदेश को लाइक, शेयर व कमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।